एडजी में आपका स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर। और आज हम कर रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री यानी सीबीएसई क्लास 11 के अर्ली सोसाइटी चैप्टर का एक्सटेंडेड एपिसोड। लगभग 30 से 60 मिनट्स हमारे साथ रहो। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन आप इसे बस आराम से सुन भी सकते हो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। जयपुर की रिया ने बताया था कि उसे डेट्स याद रहती हैं, पर विलेज से सिटीज तक का लिंक कंफ्यूज करता है। आज हम वही लिंक खोलेंगे, अर्ली ह्यूमंस, एग्रीकल्चर, टूल्स, मेसोपोटामिया, अर्बनाइजेशन, क्यूनिफॉर्म राइटिंग, ट्रेड, सोशल क्लासेस और एग्जाम टिप्स। और सुनते समय सिर्फ पैसिव मत रहना। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछे, एक सेकंड रुककर मन में आंसर बनाना। अगर नोटबुक है तो 3 हेडिंग्स लिख लो। चेंज, कारण, कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि इस चैप्टर में आइसोलेटेड फैक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोसेस समझना, लोगों का नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड कम्युनिटीज तक पहुंचना और फिर कॉम्प्लेक्स सिटीज का बनना। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले पूछेंगे कि अर्ली सोसाइटीज के बारे में एविडेंस कैसे मिलता है, फिर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन, उसके बाद टूल्स और मेटल्स, इसके बाद मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी, सिटीज की इकोनॉमी, राइटिंग और लिटरेसी, अंत में सिटी लाइफ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और आंसर राइटिंग। हर बड़े हिस्से के बाद छोटा रिकैप होगा ताकि चैप्टर एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह याद रहे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। अर्ली सोसाइटी कहते किसे हैं? ये चैप्टर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की शुरुआत तक पीछे जाता है, जिसे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो से ट्रेस किया जाता है। इसका फोकस केवल ये बताना नहीं है कि लोग कब रहते थे, बल्कि ये समझना है कि वे शेल्टर, फूड, टूल्स और एक्सप्रेशन के माध्यम से अपना जीवन कैसे ऑर्गेनाइज करते थे। इतने पुराने समय के बारे में हमें डायरेक्ट रिटन अकाउंट्स तो नहीं मिलते, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन्स और मटेरियल एविडेंस का सहारा लेते हैं। बोन्स, स्टोन टूल्स, ओल्ड सेटलमेंट्स और शेल्टर्स जैसी चीजों से वे अर्ली पीपल के जीवन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम पॉइंट, हिस्ट्री में एविडेंस केवल रिटन टेक्स्ट में ही होता, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक सेकंड पॉज करके सोचो। अगर आर्कियोलॉजिस्ट को बोन्स और स्टोन टूल्स मिले, तो वह किन बातों का अनुमान लगाने की कोशिश कर सकता है? शेल्टर कैसा था, लोग क्या खाते थे और टूल्स किस तरह की एक्टिविटीज में काम आते होंगे? ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। लेकिन ध्यान रहे, एविडेंस से इंटरप्रिटेशन बनती है। हर डिटेल ऑटोमेटिकली निश्चित नहीं हो जाती। सोर्स हमें बताता है कि ह्यूमंस फर्स्ट इमर्ज्ड इन अफ्रीका और आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्ली फेजेस को बोन्स और स्टोन टूल्स के रिमेन्स से स्टडी किया। अर्ली पीपल फॉरेस्ट्स, केव्स, रॉक शेल्टर्स या टेम्परेरी शेल्टर्स में रहते थे। वे प्लांट प्रोड्यूस गैदर करते और एनिमल्स का हंटिंग करते थे। यह नोमैडिक या मोबाइल लाइफस्टाइल था, जिसमें एक जगह स्थायी रहना आवश्यक नहीं था। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है। हंटर गैदरर लाइफ को ऐसा मत समझना कि लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं था। वे प्लांट्स के बारे में, सीजन्स के बारे में, एनिमल्स और एनवायरनमेंट के बारे में सीखते थे। चैप्टर खास तौर पर पूछता है कि आज भी हंटिंग और गैदरिंग से जुड़े लोगों का जीवन पास्ट को समझने में कुछ मदद कर सकता है या नहीं। फायर और लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे। फायर ने अर्ली सोसाइटीज के जीवन में एक नया रिसोर्स दिया, जबकि लैंग्वेज ने कम्युनिकेशन और शेयर्ड मीनिंग्स को सपोर्ट किया। सोर्स इनके हर इफेक्ट की डिटेल्ड लिस्ट नहीं देता, इसलिए आंसर में केवल इतना रिस्पॉन्सिबली लिखो कि फायर और लैंग्वेज अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट के वाइटल पार्ट्स थे। अब पहला रिकैप। अर्ली सोसाइटीज को समझने के लिए 3 चीजें याद रखो। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बहुत पुराना पास्ट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और बेसिक लाइफ एक्टिविटीज जैसे शेल्टर, फूड कलेक्शन, हंटिंग, टूल्स, फायर और लैंग्वेज। गौरव, क्या इसका मतलब है कि चैप्टर की शुरुआत सिविलाइजेशन से नहीं, एविडेंस और ह्यूमन अडेप्टेशन से होती है? बिल्कुल, यही चैप्टर की मेथड है। पहले ह्यूमन लाइफ को समझो, फिर चेंजेस को ट्रैक करो। स्टूडेंट्स अक्सर सीधे सिटीज पर जंप करते हैं, लेकिन सिटीज को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि लोग पहले मोबाइल ग्रुप्स में रहते थे। अब अगला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट। सेटल्ड एग्रीकल्चर चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है। ये शिफ्ट अराउंड 10,000 ईयर्स अगो शुरू हुआ। पहले लोग प्लांट प्रोड्यूस गैदर करते थे,
धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग प्लांट्स कहाँ उगते हैं, किस सीजन में फल देते हैं और उनकी ग्रोथ कैसी होती है। इसी नॉलेज से प्लांट्स को कल्टीवेट करने की प्रक्रिया विकसित हुई। अब डिफरेंस साफ करो। गैदरिंग में लोग नेचुरली अवेलेबल प्लांट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। कल्टीवेशन में प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इस कल्टीवेशन ने सेटलमेंट को पॉसिबल बनाया क्योंकि फूड प्रोडक्शन को एक स्थान और नियमित केयर से जोड़ा जा सकता था। इसलिए एग्रीकल्चर केवल एक नई एक्टिविटी नहीं थी, इसने रहने के पैटर्न को बदल दिया। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? एग्रीकल्चर ने विलेजेस के इमरजेंस में कैसे मदद की? सबसे पहला लिंक है सेटल्ड लाइफ। लोग एक जगह रहकर क्रॉप्स ग्रो कर सकते थे। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी, पॉपुलेशंस बढ़ी और छोटे कम्युनिटीज धीरे धीरे विलेजेस और आगे चलकर टाउन्स और सिटीज की दिशा में बढ़े। क्रॉप्स रीजन के अनुसार अलग थे। वेस्ट एशिया में व्हीट, बार्ले, पीज और लेंटिल्स अर्ली क्रॉप्स में शामिल थे। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में राइस कल्टीवेशन शुरू हुई। अफ्रीका में मिलेट और राइस कल्टीवेशन का उल्लेख है। एग्जाम आंसर में रीजन और क्रॉप को मिक्स मत करना। छोटी सी एक्यूरेसी आंसर को मच स्ट्रॉन्गर बनाती है। एग्रीकल्चर के साथ एनिमल डोमेस्टिकेशन भी हुआ। शीप, गोट्स, कैटल, पिग्स और डोंकीज जैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया। साथ ही कॉटन और फ्लैक्स जैसे प्लांट फाइबर्स और वुल जैसे एनिमल फाइबर से क्लॉथ वीव किया गया। यहाँ कीवर्ड है डोमेस्टिकेशन, यानी एनिमल्स और प्लांट्स को ह्यूमन यूज के लिए मैनेज और कल्टीवेट करना। एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग चेन बनाओ। कल्टीवेशन से फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन से सेटलमेंट, सेटलमेंट से विलेजेस और बढ़ती प्रोडक्शन से सिटीज की पॉसिबिलिटी। सोर्स ब्रॉड चैप्टर ओवरव्यू में सरप्लस फूड, ट्रेड, लेबर स्पेशलाइजेशन और सोशल हायरार्कीज का लिंक भी बताता है। इसलिए एग्रीकल्चर को आइसोलेटेड फार्मिंग फैक्ट की तरह नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग पॉइंट की तरह समझो। लेकिन एक सावधानी, एग्रीकल्चर अपनाते ही अगले दिन सिटी नहीं बन गई। सोर्स ग्रेजुअल शिफ्ट और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की प्रोसेस की बात करता है। पहले स्मॉल कम्युनिटीज और विलेजेस का एक्सपेंशन हुआ, फिर प्रोडक्शन और एक्सचेंज बढ़े और उसके बाद फर्स्ट सिटीज का राइज तेज हुआ। यह ग्रेजुअल चेंज एग्जाम में लिखना बहुत यूजफुल है। अब एक मिनी आंसर फ्रेम। अगर क्वेश्चन हो कि एग्रीकल्चर फार रीचिंग चेंज क्यों माना जाता है, तो 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ, कल्टीवेटेड क्रॉप्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तथा विलेजेस और आगे सिटीज के लिए आधार। अंत में लिखो कि इस बदलाव ने ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को गहराई से प्रभावित किया। क्विक चेक, एग्रीकल्चर का सबसे डायरेक्ट इफेक्ट क्या था? लोगों का हर समय मूव करना या एक जगह सेटलमेंट की संभावना? सही उत्तर है सेटलमेंट की संभावना। अब सेकेंड लेयर सोचो। सेटल्ड कम्युनिटीज में पॉपुलेशन और प्रोडक्शन बढ़े तो नई रोल्स और एक्सचेंजेस की जरूरत क्यों पैदा हो सकती थी? क्योंकि एक ग्रोइंग कम्युनिटी में हर व्यक्ति को केवल फूड गैदरिंग नहीं करनी पड़ती। कोई फार्मिंग करे, कोई टूल्स बनाए, कोई गुड्स एक्सचेंज करे। ऐसी स्पेशलाइजेशन की दिशा खुलती है। सोर्स इसी ब्रॉडर डेवलपमेंट को डिस्टिंक्ट रोल्स, ट्रेड और सोशल हायरार्की से जोड़ता है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, एग्रीकल्चर एज अ सोशल टर्निंग पॉइंट। अब टेक्नोलॉजी पर आते हैं। स्टोन टूल्स पूरी तरह अचानक गायब नहीं हुए। अर्लियर मेथड्स कंटिन्यू भी करते रहे, लेकिन कुछ टूल्स ग्राइंडिंग से स्मूथ और पॉलिश्ड बनाए गए और मेटल्स का यूज बढ़ा। मोटर्स और पेस्टल्स ग्रिड्स प्रोसेस करने के लिए, जबकि एक्सेस और होस अलग प्रैक्टिकल कामों के लिए इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट बने। कुछ रीजन्स में पीपल ने कॉपर और टिन जैसे मेटल ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखा। टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया गया। ब्रॉन्ज टूल्स और ऑर्नामेंट्स के लिए इस्तेमाल हुआ। एग्जाम पॉइंट, ब्रोंज को केवल मेटल का नाम बनाकर मत छोड़ो। कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन तथा टूल्स और ऑर्नामेंट्स में यूज को साथ लिखना। एक छोटा मिसकंसेप्शन चेक, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब सिर्फ बेहतर वेपन है? नहीं। इस चैप्टर में ग्रेन प्रोसेसिंग के मोटर्स और पेस्टल्स, फार्मिंग के एक्सीज और होज, मेटल एक्सट्रैक्शन, ब्रॉन्ज टूल्स, क्लॉथ वीविंग और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चेंजेस भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं।
टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर देखो। विलेजेस और टाउन्स के ग्रोथ के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी बढ़ा। वुड, स्टोन्स, मेटल्स, शेल और अदर रिसोर्सेज दूर दूर तक एक्सचेंज होने लगे। इसका मतलब है कि कम्युनिटीज अपने लोकल एनवायरनमेंट पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहीं। उनकी नीड्स और रिसोर्सेज के बीच गैप को ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट में कनेक्ट किया। एक सेकंड पॉज करके बताओ, ब्रॉन्ज टूल बनाने के लिए केवल मेटल नॉलेज काफी होगा? नहीं, ओरे कहाँ मिलेगा, उसे कौन लाएगा, कौन प्रोसेस करेगा और टूल कौन बनाएगा, इन सब की जरूरत होगी। यही से स्पेशलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन दिखता है। टेक्नोलॉजी अकेली नहीं चलती, पीपल और ट्रेड नेटवर्क्स भी चाहिए। टाइमलाइन में ह्यूमन इमरजेंस और प्लांट एनिमल डोमेस्टिकेशन के साथ फायर, मेटल्स, प्लाव एग्रीकल्चर और व्हील जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हाईलाइट किए गए हैं। सिटीज और राइटिंग ही इसी लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस का हिस्सा है। इसे एग्जैक्ट आइसोलेटेड डेट्स की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि कनेक्टेड डेवलपमेंट्स की सीक्वेंस की तरह रिवाइज करना बेहतर है। अब तक का चेन बोलकर देखो, एग्रीकल्चर से विलेजेस, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, फिर ट्रेड से डिस्टेंट रिसोर्सेज और इन सब के साथ लार्जर कम्युनिटीज। अगर तुम ये चेन अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाते हो तो रूट लर्निंग कम और कॉन्सेप्ट मास्टरी ज्यादा हो रही है। यही हिस्ट्री आंसर्स का स्ट्रॉन्ग बेस है। वी आर एंटरिंग द टाइमलाइन सेक्शन नाउ। टाइमलाइन I6 MYA से 1 BC तक के ब्रॉड स्पैन पर फोकस करती है। इसमें ह्यूमंस का इमरजेंस, प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, फायर, मेटल्स, प्लाव एग्रीकल्चर, व्हील, सिटीज और राइटिंग जैसे प्रोसेसेस दिखाई देते हैं। टाइमलाइन का वैल्यू सीक्वेंस और लॉन्ग टर्म चेंज समझने में है। क्या टाइमलाइन का हर आइटम एक सिंगल इवेंट है? जरूरी नहीं। कई एंट्रीज लॉन्ग प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे डोमेस्टिकेशन या अर्बनाइजेशन। इसलिए आंसर में टाइमलाइन देखकर बिना कॉन्टेक्स्ट के डेट्स भरने के बजाय डेवलपमेंट का मीनिंग लिखो। डेट तभी लिखो जब सोर्स में दी गई हो और क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट हो। सोर्स दो यूजफुल टाइम मार्कर्स देता है। सेटल्ड एग्रीकल्चर का शिफ्ट अराउंड 10,000 ईयर्स अगो शुरू हुआ। सदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स लगभग 5000 BCE से डेवलप होने लगे। इन्हें याद रखने का तरीका है, पहले एग्रीकल्चर, बहुत बाद में विलेजेस से सिटीज का राइज। एग्जैक्ट सीक्वेंस कभी उलट मत देना। तुम्हारा क्विक आंसर, क्या फर्स्ट सिटीज एग्रीकल्चर से पहले आई या बाद में? बाद में। चैप्टर बताता है कि एग्रीकल्चर और विलेजेस के ग्रोथ ने सिटीज के लिए फाउंडेशन तैयार की। फिर राइटिंग और ट्रेड ने अर्बन सोसाइटीज को और कॉम्प्लेक्स बनाया। यह कॉज एंड डेवलपमेंट सीक्वेंस कॉमनली टेस्टेड एक्सप्लेनेशन में काम आएगा। कुछ स्कॉलर्स ने विलेजेस से सिटीज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की ट्रांसफॉर्मेशन को रेवोल्यूशन कहा, क्योंकि लाइफ्स बियॉन्ड रिकग्निशन बदल गई होंगी। यहाँ रेवोल्यूशन का अर्थ केवल पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के इतने बड़े स्केल को दिखाता है कि पुरानी लाइफ पैटर्न फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हुई। लेकिन आंसर में ओवरक्लेम मत करना। सोर्स कहता है कि कुछ स्कॉलर्स ने इसे रेवोल्यूशन डिस्क्राइब किया और लाइव्स लाइटली ट्रांसफॉर्म्ड हुई। इसलिए बैलेंस्ड लैंग्वेज रखो। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फार रीचिंग थे। ग्रेजुअल और रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। प्रोसेस धीमी हो सकती है, इफेक्ट बहुत बड़ा। अब हमारा सेंट्रल केस स्टडी है मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक। ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि चैप्टर बार बार दिखाता है कि एनवायरनमेंट वेज ऑफ लाइफ को शेप करता है। नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन प्लेन्स और ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस है। साउथ में डेजर्ट और इनके बीच यूफ्रेटिस और टाइग्रिस से वाटर्ड फर्टाइल लैंड्स मिलती हैं। यूफ्रेट्स जब डेजर्ट में एंटर करती है तो वाटर छोटे चैनल्स में फ्लो करता है। इन चैनल्स से बैंक्स फ्लड होते और फर्टाइल सिल्ट लैंड पर डिपॉजिट होती। यही सिल्ट फार्मिंग के लिए वैल्यूएबल बनी। बाद में इरिगेशन कैनाल्स डेवलप हुए जिनसे फील्ड्स को पानी मिला और बार्ली, पीस तथा लेंटिल्स जैसी क्रॉप्स उगाई जा सकीं। यहाँ ज्योग्राफी को डिटर्मिनिस्टिक तरीके से मत लिखना कि रिवर्स ने अकेले सिविलाइजेशन बना दी।
बेटर एक्सप्लेनेशन है कि रिवर्स ने फर्टाइल सिल्ट और वाटर उपलब्ध कराया, फिर इरिगेशन कैनल्स, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन डिसीजंस ने सेटलमेंट को सपोर्ट किया। जियोग्राफी अवसर देती है, सोसाइटी उसे टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन से यूज करती है। स्टेपी ग्रासलैंड्स पर शीप और गोट्स ग्रेज करते थे। उनसे मीट, मिल्क और वुल मिलती थी। तो मेसोपोटामियन एनवायरनमेंट में केवल क्रॉप फार्मिंग नहीं थी, एनिमल्स और ग्रासलैंड्स भी इकोनॉमी का हिस्सा थे। एग्जाम में ज्योग्राफी एक्सप्लेन करते समय फर्टाइल लैंड, रिवर्स, कैनाल्स, क्रॉप्स और ग्रेजिंग रिसोर्सेस को कनेक्टेड पॉइंट्स की तरह रखो। अब लिसनर चेक। अगर कोई पूछे कि मेसोपोटामिया में फार्मिंग के लिए इरिगेशन कैनाल्स क्यों इंपॉर्टेंट हुए, तो आंसर होगा रिवर वाटर को फील्ड्स तक पहुंचाने और कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए। रिवर्स नेचुरली यूजफुल थीं, लेकिन कनाल्स ने वाटर मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज्ड बनाया। यही ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर ग्रोइंग सेटलमेंट्स की ज़रूरतों से जुड़ती है। छोटा रिकैप। मेसोपोटामिया डाइवर्स एनवायरनमेंट वाली लैंड थी। यूफ्रेट्स और टाइग्रिस के बीच फर्टाइल एरियाज थे। यूफ्रेट्स के चैनल्स फर्टाइल सिल्ट जमा करते थे। इरिगेशन कैनल्स फील्ड्स को वाटर देते थे और स्टेप ग्रासलैंड्स शीप और गोट्स के लिए यूजफुल थी। इस ज्योग्राफी ने एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट की कंडीशंस सपोर्ट की। अब सिटी को सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन वाली जगह मानने की गलती अवॉइड करो। अर्बनिज्म का मतलब है समझना कि सोसाइटी अर्बन कैसे बनी और उसकी इकोनॉमी कैसे काम करती थी। अर्बन इकोनॉमीज में फूड प्रोडक्शन के साथ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी शामिल थे। इसलिए सिटी अपने आसपास और दूर के रीजन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर डिपेंड करती थी। यही एडजी का एक यूजफुल स्टडी मोमेंट बनता है। अगर अर्बनिज्म या क्यूनेफॉर्म का कोई एग्जैक्ट डाउट हो तो उसे सोक्रेटिक क्वेश्चंस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप खोलना हेल्पफुल है। पहले डेफिनेशन, फिर एविडेंस, फिर कॉन्सिक्वेंस। अभी बस इतना करो कि अपने लिए एक क्वेश्चन लिखो, सिटी को विलेज से अलग बनाने वाली प्रोसेसेस कौन सी थी। अर्बन सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन आवश्यक हो जाती है। ब्रॉन्ज टूल का एग्जांपल लो। ब्रॉन्ज कास्टर को ओरे का सोर्स पता होना चाहिए, मेटल मैनिपुलेट करना आना चाहिए और ओरे दूर से ट्रेडर ला सकता है। इस एक टूल के पीछे मायर, ट्रेडर, कैस्टर और यूजर जैसे अलग रोल्स जुड़ते हैं। यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। मेसोपोटामिया फूड रिसोर्सेज में रिच थी, लेकिन साउथ में मिनरल रिसोर्सेज फ्यू थे। स्टोन्स फॉर टूल्स और टिम्बर फॉर बिल्डिंग्स पर्याप्त नहीं थे। इसलिए कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और वुड जैसे मटेरियल्स अदर रीजन्स से लाने पड़े। यह पॉइंट ज्योग्राफी और ट्रेड को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। लोकल अबंडेंस के साथ लोकल स्केर्सिटी भी थी। ट्रांसपोर्ट में कैनल्स और रिवर्स वाइटल थे। रिवर बोट्स या बार्जेस ग्रेन की सैक्स लेकर करंट और विंड की मदद से गुड्स सिटीज तक पहुंचाते थे। इसलिए ट्रेड का आंसर केवल ट्रेडर्स की जर्नी नहीं होना चाहिए। गुड्स, रिवर्स, बोट्स, विंड और कैनाल्स, इन सभी को मूवमेंट ऑफ गुड्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड करो। एक लाइकली क्वेश्चन, अर्बन इकोनॉमीज कॉम्प्लेक्स क्यों थी? क्योंकि वे केवल फार्मिंग पर बेस्ड नहीं थी। ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जुड़ी थी। सिटीज को दूसरे रीजन से प्रोडक्ट्स चाहिए थे, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स जरूरी थे। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? अर्बनिज्म को पॉपुलेशन से डिफाइन करोगे या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से भी एक्सप्लेन करोगे? बेस्ट आंसर दोनों को जोड़ता है। लार्ज पॉपुलेशन एक फीचर हो सकती है, लेकिन सिग्निफिकेंस प्रोसेसेस में है। फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, स्पेशलाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म आए तो केवल सिटी की साइज नहीं, सिटी की फंक्शनिंग और एक्सटर्नल डिपेंडेंस एक्सप्लेन करना। अब मिनी कैप। मेसोपोटामियन सिटीज को फूड रिच रीजन ने सपोर्ट किया, लेकिन मिनरल स्कैसिटी ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को नेसेसरी बनाया। रिवर्स और कैनाल्स ट्रांसपोर्ट रूट्स बने। अर्बन लाइफ में ऑक्यूपेशन स्पेशलाइज्ड हुई और अलग रीजन्स आपस में डिपेंडेंट हुए। ये चैप्टर का बड़ा थीम है। सिटीज लोकल और डिस्टेंट वर्ल्ड्स को कनेक्ट करती हैं। अब आते हैं राइटिंग पर। लैंग्वेज में स्पोकन साउंड्स मीनिंग्स कन्वे करते हैं। राइटिंग या स्क्रिप्ट में स्पोकन वर्ड्स को विजिबल साइंस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यह डिस्टिंक्शन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
ये लाइन प्रिसाइसली लिखना राइटिंग स्पोकन वर्ड्स को विजिबल साइंस में रिप्रेजेंट करने वाली सिस्टम है। मेसोपोटामियंस क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे। स्क्राइब पहले क्ले टैबलेट को शेप और स्मूथ करता, फिर शार्पली कट रीड के एंड से मॉइस्ट क्ले पर वेज शेप इम्प्रेशंस बनाए जाते। टैबलेट सन में ड्राई होकर हार्ड हो जाता। इस राइटिंग सिस्टम को क्यूनेफॉर्म कहा गया, जो अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम्स में से एक है। यूनिफॉर्म को याद रखने के लिए प्रोसेस इमेजिन करो, क्ले, रीड, वेज शेप मार्क्स, ड्राइंग। लेकिन अपनी तरफ से कोई कोटेशन या साइन का एक्स्ट्रा डिजाइन मत बनाना, क्योंकि सोर्स इतना ही बताता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल और मेथड दोनों लिखोगे तो आंसर डेफिनेशन से ज्यादा कंप्लीट लगेगा। राइटिंग का यूज केवल स्टोरीज लिखने के लिए नहीं था। इससे ट्रेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते, अकाउंट्स मेंटेन होते, लॉज डॉक्यूमेंट होते, डिक्शनरीज बनती, लिटरेचर और हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस प्रिजर्व होती। एक सेकंड सोचो, इन यूजेस में से कौन सा सिटी की इकोनॉमी से जुड़ा है? ट्रेड रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स का आंसर तुरंत आना चाहिए। लिटरेसी लिमिटेड थी। वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस पढ़ और लिख सकते थे, क्योंकि स्क्रिप्ट के साइंस मास्टर करना डिफिकल्ट था और स्क्राइब्स को ईयर्स लगते थे। इसलिए राइटिंग को इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट कहा गया। कॉमन मिस्टेक, राइटिंग का इन्वेंशन और यूनिवर्सल लिटरेसी को सेम मत समझना। राइटिंग मौजूद थी, लेकिन रीडर्स और राइटर्स बहुत कम थे। क्विक रिकॉल, क्यूनेफॉर्म किस सरफेस पर लिखी जाती थी, किस टूल से मार्क्स बनते थे, और राइटिंग के दो इकोनॉमिक यूजेस कौन से थे? क्ले टैबलेट्स, कट रीड और ट्रेड ट्रांजैक्शंस तथा अकाउंट्स। अब आंसर को 3 पार्ट्स में बोलो: फॉर्म, मेथड, पर्पस। ये स्ट्रक्चर लॉन्ग आंसर को ऑर्गेनाइज रखता है। राइटिंग ने एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया, लेकिन सोर्स इसे सिर्फ रूलर्स का टूल नहीं बनाता। रिकॉर्ड्स, लॉज, डिक्शनरीज, लिटरेचर और ट्रेडिशंस यूजेस डाइवर्स थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए रिटन मटेरियल भी एविडेंस बना, जिसके साथ ओल्ड सेटलमेंट्स और अदर रिमेन्स मिलाकर पीपल की लाइव्स रिकंस्ट्रक्ट की गईं। रिकैप करते हैं। लैंग्वेज और राइटिंग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। क्यूनेफॉर्म क्ले टैबलेट्स पर वेज शेप्ड इंप्रेशन से बनाई जाती थी। स्क्राइब्स को ईयर्स तक साइंस सीखने पड़ते थे। राइटिंग ट्रेड, अकाउंट्स, लॉज और लिटरेचर में काम आई, पर लिटरेसी लिमिटेड रही। यह पूरा सेक्शन टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्टोरिकल एविडेंस को एक साथ जोड़ता है। अब सदर्न मेसोपोटामिया के अर्बनाइजेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अराउंड 5000 BCE सेटलमेंट्स डेवलप होने लगे और अर्लीस्ट सिटीज एग्जिस्टिंग विलेजेस से इमर्ज्ड हुई। सिटीज ऑफन टेम्पल्स के अराउंड बनी। इसका अर्थ है कि विलेज बेस्ड एग्रीकल्चरल लाइफ से अर्बन सेंटर्स तक चेंज अचानक बाहर से इम्पोज नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग सेटलमेंट से ग्रो हुआ। टेम्पल्स केवल वर्शिप प्लेसेस नहीं थे, वे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के स्टोरेज और रीडिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स भी थे। प्रीस्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सुपरवाइज करते और गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते। इसलिए टेम्पल को रिलीजियस और इकोनॉमिक दोनों फंक्शंस के साथ समझो। अगर आंसर में सिर्फ पूजा लिखी तो अर्बन ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट हाफ मिस हो जाएगा। समय के साथ रूलर्स इमर्ज हुए, जिन्होंने कनाल्स, टेम्पल्स और सिटी वॉल्स के कंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज किया। किंग्स आर्मीज लीड करते और राइवल सिटीज के अगेंस्ट वॉर्स कंडक्ट करते। यहाँ लीडरशिप का रोल ग्रोइंग पॉपुलेशंस और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स की जरूरत से जुड़ा है। अथॉरिटी, कंस्ट्रक्शन और डिफेंस, 3 यूजफुल कीवर्ड्स नोट कर लो। एक क्वेश्चन, टेम्पल्स और रूलर्स के फंक्शंस में क्या डिफरेंस था? टेम्पल स्टोरेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीकल्चरल सुपरविजन से जुड़े थे। रूलर्स कैनल्स, टेम्पल्स और वॉल्स का कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज करते, आर्मीज लीड करते और वॉर्स करते। दोनों रोल्स अलग हैं, लेकिन दोनों ग्रोइंग अर्बन सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल से कनेक्टेड हैं। अर्बन सोसाइटीज में डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स थे: प्रीस्ट्स, किंग्स, मर्चेंट्स, आर्टिसंस और लेबर्स। वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। पॉपुलेशन के छोटे सेक्शन के पास लार्ज रिसोर्सेज का कंट्रोल था। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्लियर एग्जाम्पल है। आंसर में ग्रुप्स की लिस्ट देने के बाद अनइक्वल वेल्थ और रिसोर्स कंट्रोल का कॉन्सिक्वेंस जरूर मेंशन करना।
यह कॉमन मिस्टेक है कि सिटी का मतलब सबके लिए सेम लाइफस्टाइल मान लेना। चैप्टर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और अनइक्वल वेल्थ दिखाता है, इसलिए अर्बनाइजेशन के साथ अपॉर्चुनिटीज आईं, पर हायरार्की भी बनी। सोर्स के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिटी लाइफ ने स्पेशलाइज्ड रोल्स और अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को डेवलप किया। अब हाउसेस और डेली अर्बन सेटिंग पर ध्यान दो। फैमिलीज नैरो स्ट्रीट्स के अलोंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहती थीं। हाउसेस अक्सर सेंट्रल कोर्टयार्ड के अराउंड बने होते और रूम्स कोर्टयार्ड की ओर ओपन होते। ड्रेनेज चैनल्स वेस्ट वाटर कैरी अवे करते थे। ये डिटेल्स हमें सिटी प्लानिंग और हाउसहोल्ड लाइफ दोनों की इंफॉर्मेशन देती है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ने क्ले टैबलेट्स, सील्स, बिल्डिंग्स और अदर रिमेन्स रिवील किए। हिस्टोरियंस इन आर्टिफैक्ट्स और अर्बन डिजाइन से अर्ली सिटी के लोगों की लाइव्स रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। क्राफ्ट्स पीपल, स्क्राइब्स, लेबरर्स, प्रीस्ट्स, किंग्स और क्वींस जैसे अलग इंडिविजुअल्स का उल्लेख हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री केवल मॉन्यूमेंट्स की नहीं, पीपल और उनके रोल्स की भी होती है। अगर क्वेश्चन हो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अर्ली अर्बन सोसाइटीज के बारे में क्या बताता है, तो आंसर को एविडेंस और इन्फेरेंस में बांटो। एविडेंस है टैबलेट्स, सील्स, बिल्डिंग्स और रिमेन्स। इन्फेरेंस है ऑक्यूपेशंस, हाउसिंग, सोशल ग्रुप्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में रिकंस्ट्रक्शन। ये डिस्टिंक्शन हिस्टोरिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लिसनर चैलेंज, एक अर्ली सिटी का मेंटल स्केच बनाओ। सेंटर में टेम्पल, आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी, फील्ड से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डिस्टेंट रीजन से मेटल्स और वुड, रिवर्स और कनाल से ट्रांसपोर्ट और अलग सोशल ग्रुप्स के हाउसेस। अब बताओ, इस स्केच में राइटिंग कहाँ फिट होगी? रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, लॉज और ट्रेडिशंस को ऑर्गेनाइज करने वाली सिस्टम के रूप में। बहुत अच्छा। अब हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, लेकिन पहले फुल चेन दोहराते हैं। अर्ली ह्यूमंस को एविडेंस से समझना, गैदरिंग से कल्टीवेशन, नोमैडिक लाइफ से सेटलमेंट, विलेजेस से सिटीज, टेक्नोलॉजी और ट्रेड से इंटरडिपेंडेंस, टेम्पल्स और रूलर्स से ऑर्गेनाइजेशन और राइटिंग से रिकॉर्ड्स। यही चैप्टर का बैकबोन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 आंसर पैटर्न्स प्रिपेयर करो। पहला, एक्सप्लेन करो कि एग्रीकल्चर ने अर्ली सोसाइटीज को कैसे बदला। दूसरा, मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी और अर्बनिज्म का रिलेशन बताओ। तीसरा, क्यूनिफॉर्म राइटिंग के डेवलपमेंट और यूजेस समझाओ। हर आंसर में डेफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट, सपोर्टिंग डिटेल्स और फाइनल कॉन्सिक्वेंस लिखना। सिर्फ कीवर्ड्स की लिस्ट पर्याप्त नहीं होगी। एक कॉम्पैक्ट आंसर फ्रेम सुनो। एग्रीकल्चर ने पीपल को सेटल्ड लाइफ दी, कल्टीवेटेड क्रॉप्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ने फूड प्रोडक्शन बढ़ाया, विलेजेस एक्सपैंड हुए, सरप्लस और स्पेशलाइजेशन ने ट्रेड तथा सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया और लॉन्ग प्रोसेस के बाद सिटीज इमर्ज्ड हुई। इसी फ्रेम को अपने वर्ड्स में लिखो, लेकिन सोर्स से बाहर की इन्वेंटेड डिटेल्स ऐड मत करना। आज का फाइनल रिकैप सुनो और फिर खुद से बोलकर रिवाइज करो। अर्ली सोसाइटी में ह्यूमन एग्जिस्टेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से शुरुआत होती है। अराउंड 10,000 ईयर्स अगो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ने सेटल्ड लाइफ को बढ़ावा दिया। टूल्स, ब्रॉन्ज और ट्रेड ने स्पेशलाइजेशन बढ़ाई। मेसोपोटामिया में रिवर्स, इरिगेशन और टेम्पल्स के आसपास सिटीज विकसित हुई। क्यूनेफॉर्म राइटिंग ने रिकॉर्ड्स, लॉज, अकाउंट्स और लिटरेचर को संभव बनाया और सिटी लाइफ में डिस्टिंक्ट ग्रुप्स तथा अनइक्वल वेल्थ दिखाई दी। कॉमन मिस्टेक याद रखो, टेम्पल को केवल वर्शिप प्लेस मत लिखना और राइटिंग को यूनिवर्सल लिटरेसी मत समझना। अब नोटबुक में बिना देखे 5 स्टेप चेन लिखो और एक आंसर अपने किसी फ्रेंड को टीच करो। चाहो तो एडजी पर इसी चैप्टर का एग्जैक्ट डाउट एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन से टेस्ट कर लेना। बहुत अच्छा रिवीजन, धीरे, क्लियरली और रीजनिंग के साथ पढ़ते रहो। अगली स्टडी सेशन में फिर मिलेंगे।